हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हम लोग प्योर एनसीईआरटी के कक्षा 7 का विज्ञान का एमसीक्यू का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है भाग फर्स्ट। कक्षा 7 के विज्ञान का एमसीक्यू जो है ना, करीब 100 प्लस थे, इसलिए जो है हम सोचे कि एक ही वीडियो में शामिल करेंगे सबको, तो वीडियो का ड्यूरेशन जो है लॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, हम लोगों को प्रैक्टिस करने में भी आसानी होगी। सीटेट पेपर सेकंड वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। जो साइंस ग्रुप से हैं, जो लोग साइंस ग्रुप से सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, और टीजीटी बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़, तो सही है भाई। कक्षा 7 के एमसीक्यू का मतलब कक्षा 7 के विज्ञान के एमसीक्यू का संपूर्ण निचोड़ भाई। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है भाई? जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं या बनाते हैं, वह स्वपोषी कहलाते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई। और आगे देखिए, जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। ये भी सही है भाई। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोगों का। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। देखिए भाई, इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यू का। ठीक है, तो हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर पर ही फोकस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है? बताइए भाई, किसे? पत्ती, तना, जड़, शाखा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है भाई आपको। करिए, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? देखिए केवल फर्स्ट। ठीक है, केवल फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं? कौन से बताइए भाई? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। बताइए इनमें से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं? तो इसमें जो है सभी के सभी जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक मिनट भाई। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा केवल ऑक्सीजन गैस बनती है? नहीं भाई, केवल ऑक्सीजन गैस नहीं बनती। ठीक है, फिर पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है? जी बिल्कुल होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। केवल सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं?
नहीं भाई, सभी पादप तो नहीं करते हैं, कुछ कीट भक्षी पौधे भी होते हैं, ठीक है। और देखिए दूसरा है, पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सिर्फ आपका सेकंड ऑप्शन सही है भाई, केवल सेकंड, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, एक मिनट, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? बताइए भाई, अमरबेल या फिर गुड़हल या फिर घटपर्णी या फिर गुलाब? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, घटपर्णी, ठीक है। घटपर्णी जो होता है यह कीट भक्षी प्लांट होता है, ठीक है, कीटों को पकड़ कर खाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए भाई करते हैं विचार। वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, सहजीवी संबंध कहलाता है। जी बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा ऑप्शन है, वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, मृत जीवी या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ये भी सही है भाई। तो इसलिए आपका पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है? बताइए भाई कौन सा सहजीवी संबंध का उदाहरण है? शैवाल और कवक? जी बिल्कुल सही है। शैवाल और जीवाणु? नहीं भाई। कवक और जीवाणु? नहीं भाई। पादप और जीवाणु? जी बिल्कुल। आप लोग जानते हैं मटर के गांठों में, मतलब मटर के जड़ों की गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है, राइजोबियम लेगुमिनिसोरम, ठीक है। तो ऑप्शन पहला सही है और चौथा सही है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल पहला और चौथा सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्टार फिश यानी तारा मछली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? बताइए भाई कौन से कथन सत्य हैं? इसका आहार, ठीक है, स्टार फिश का आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं। ठीक है भाई, सही है। भक्षण के लिए ये कवच खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती हैं तथा जंतु के कोमल भाग को खाती हैं। ये भी सही है भाई, ठीक है। स्टार फिश जो होती हैं, तारा मछली जो होती हैं, इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं, ठीक है। और भक्षण के लिए ये कवच खोलने के बाद अपने मुख से, ठीक है, स्टारफिश जो होता है वह अपने मुख से अपने आमाशय को बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भाग को खाती है, ठीक है। देखिए यही स्टारफिश एक ऐसा जीव है जो अपने आमाशय यानी अपने पेट को बाहर निकाल देता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें आपका पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मिनट भाई, पाचन तंत्र के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए भाई विचार पाचन तंत्र के संदर्भ में। पाचक रस सरल पदार्थ को जटिल बनाता है जो पाचन में सहायक है। पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है जो पाचन में सहायक है। ठीक है। दूसरा है आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबद्ध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? कौन सा कथन असत्य है भाई बताइए? ऑप्शन फर्स्ट ही असत्य है, क्योंकि पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है जो पाचन में सहायक है। ये नहीं होता भाई, पाचक रस जो है जटिल पदार्थों को सरल बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा और बाकी ऑप्शन सेकंड जो है सही है। तो नेगेटिव पूछा है भाई, तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? यकृत शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है। ठीक है भाई, यकृत शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है, सही है। यकृत पित्त रस स्रावित नहीं करता है, नहीं भाई, पित्त रस स्रावित करता है, ऑप्शन गलत है। ठीक है, पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी बिल्कुल, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन पहला और तीसरा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन गलत है। तो देखते हैं ऑप्शन पहला और तीसरा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, पहला और तीसरा सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए देखिए रूमिनेंट अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? कौन से सही हैं भाई बताइए? बताइए भाई। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। जी बिल्कुल। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, ये भी सही भाई। बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है तथा इसे चबाता है। इसे रोमंथन यानी जुगाली करना कहते हैं। ठीक है, ये भी सही है भाई। रूमिनेंट अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सभी के सभी सही हैं भाई। जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं उनका आमाशय जो होता है 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, मतलब रूमेन जो होता है जंतुओं के आमाशय का भाग होता है। ठीक है, रूमेन उसमें जो होता है पहले जानवर जो है जल्दी जल्दी खा करके रूमेन में इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, उसके बाद फिर रूमेन से छोटे छोटे भोजन के पिंडकों को अपने मुख में ला करके फिर से उसे चबाता है। ठीक है, जिसे हम लोग जुगाली करना कहते हैं। वह अपने भोजन का पाचन करता है। ठीक है, तो आपका पहला दूसरा तीसरा तीनों ऑप्शन सही हैं। देखते हैं भाई कहाँ पर है। देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, अमीबा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए भाई विचार। यह जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। बिल्कुल सही भाई, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलता रहता है। ये भी सही है भाई। और अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक घानियाँ होती हैं। ये भी सही भाई। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा तीनों के तीनों सही हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा सही है। ठीक है,
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है भाई। ठीक है, तो हम लोग मिलान करते हैं। देखिए पहला है अमाशय। ठीक है, अमाशय जो होता है वह अम्ल का निर्मोचन करता है। ठीक है, अमाशय अम्ल का निर्मोचन करता है। पहले का चौथे से मिलान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर छोटी आंत। छोटी आंत जो होती है पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करता है। ठीक है, छोटी आंत पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण। और बड़ी आंत का क्या होता है भाई, सी का तीसरे से मिलान हो जाएगा कि बड़ी आंत जल का अवशोषण करती है। ठीक है, बड़ी आंत जो होती है जल का अवशोषण करती है। और यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, पहले का देखिए, पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का पहला। ठीक है, आप लोग समझ गए ना। अमाशय जो होता है वह अम्ल का निर्मोचन करता है। ठीक है, अमाशय अम्ल का निर्मोचन करता है। और छोटी आंत पचे भोजन का रुधिर वाहिनियों में अवशोषण करता है। ठीक है, छोटी आंत पचे भोजन का रुधिर वाहिनियों में अवशोषण करता है। और बड़ी आंत जो होती है वह जल का अवशोषण करता है। और यकृत जो होता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं भाई विचार। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। ठीक है, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशा कहलाते हैं भाई। हाँ ठीक है भाई, कहलाते हैं। दूसरा है, रेशम के रेशे रेशम कीट के कोष से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही है भाई। और भेड़, बकरी तथा याक ऊन देने वाले जंतु हैं, ये भी सही है भाई। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तीनों के तीनों सही है भाई। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? नेगेटिव पूछा भाई, ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव जवाब देना है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, सही है भाई। और अंगूरा बोल रहे हैं भाई, अंगोरा नस्ल की बकरियां कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ये भी सही है। और देखिए, पश्मीना शाल, ठीक है, पश्मीना शाल अंगोरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों यानी फर से बनाई जाती हैं। नहीं भाई, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो गलत है, नेगेटिव पूछा ना भाई इस क्वेश्चन में, तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा। तो आपका ऑप्शन तीसरा ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, केवल तीसरा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, रेशम, ठीक है, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए भाई, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। हाँ भाई, कहा जाता है। ठीक है, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है।
रेशम फाइबर रेसे प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। रेशम फाइबर जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। बिल्कुल सही भाई, दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहचानिए भाई। इसका मृदु रेशा यानी सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। जी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका मृदु रेशा यानी सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। रेशम के सूत्र जो होते हैं वे स्टील के तार जितना मजबूत होते हैं। और दूसरा है टसर, मूंगा तथा कोसा रेशम की किस्में हैं। तो नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनना है। दोनों के दोनों ऑप्शन सही है भाई, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला दूसरा दोनों सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? बताइए भाई, इनमें से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? सेल्सियस तापमान का मात्रक है। एक मिनट भाई। फ़ारेनहाइट तापमान का मात्रक है। केल्विन तापमान का मात्रक है। लेकिन पास्कल जो है तापमान का मात्रक नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए पास्कल जो होता है दाब का मात्रक होता है। देखिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तुओं की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। बिल्कुल सही भाई, ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। बिल्कुल सही है। द्रव और गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है, ठीक है। द्रव और गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है, ये भी सही है भाई। और तीसरा है, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाती है। बिल्कुल सही है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाती है, ठीक है। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है भाई, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा सभी सही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए भाई मिलान करते हैं। देखिए थल समीर के बहने का समय, थल समीर, ठीक है। थल समीर के बहने का समय क्या होता है भाई? रात होती है, ठीक है। एक मिनट भाई। देखिए थल समीर के बहने का समय रात होती है, ठीक है। और समुद्र समीर के बहने का समय क्या होता है भाई? समुद्र समीर के बहने का समय होता है दिन, ठीक है। समुद्र समीर के बहने का समय दिन होता है। फिर से मिलान कर दे रहे हैं भाई। देखिए थल समीर के बहने का समय रात और समुद्र समीर के बहने का समय
दिन होता है, ठीक है। और गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय, गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय कब होता है भाई? शीत ऋतु में, ठीक है। सी का दूसरे से मिलान। और हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय ग्रीष्म ऋतु होता है भाई, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु। तो आप लोगों को समझ में आ गया। पहले का चौथा, ठीक है, ए का चौथे से मिलान, बी का तीसरे से मिलान, और सी का दूसरे से मिलान, और डी का पहले से मिलान, ठीक है भाई। तो आपको बता दिए, तो मिलाने की ज़रूरत तो है नहीं भाई। पहले का देखिए, थल समीर के बहने का समय क्या होता है भाई? रात होती है, ठीक है, मिलान कर लीजिए। और समुद्र समीर के बहने का समय दिन होता है, इसका मिलान कर लीजिए। और गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय कब होता है भाई? ठंडी जाड़े में जो है गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं, तो शीत ऋतु में हो जाएगा। और हल्के रंग के कपड़े कब पहने जाते हैं भाई? हल्का रंग का कपड़ा ग्रीष्म ऋतु में पहना जाता है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको भी मिलान ही करना है भाई। करिए मिलान, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। देखिए फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल यानी चींटी, ठीक है। फार्मिक अम्ल जो होता है, एक मिनट, फार्मिक अम्ल जो होता है वह चींटी के डंक में पाया जाता है भाई। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी। और टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल जो होता है इमली में पाया जाता है, ओके। और रह गया खाने का सोडा, चार था तो भाई चार मिलान हो गया ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाता है, ओके। एक बार फिर से देख लीजिए भाई, कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। देखिए फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल जो है चींटियों में पाया जाता है, ठीक है, फार्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है, ओके। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, ठीक है, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल जो होता है वह इमली और अंगूर में पाया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है यह साबुन में पाया जाता है, ठीक है। तो आपका मिलान हो गया पहले का पहला, ठीक है, ए का फर्स्ट से मिलान, बी का सेकंड से मिलान, और सी का फोर्थ से मिलान, और डी का तीसरे से मिलान, ओके। तो आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। देखते हैं भाई, ऑप्शन नहीं है भाई, मिलान कर दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए देखिए भाई, क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं हम लोग विचार। उदासीन विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करता, ठीक है भाई, सही है। उदासीन विलयन जो होता है वह लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करता, बिल्कुल सही है। और दूसरा है हल्दी, लिटमस, गुड़हल, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक हैं, बिल्कुल सही है भाई, ये भी सही है, ठीक है। और तीसरा है जब वर्षा जल में
अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। बिल्कुल सही है भाई, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है भाई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई, फटाफट से करिए। देखिए, कारखानों के अपशिष्ट यानी कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। बिल्कुल होते हैं भाई मिश्रित। इनको जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। ठीक है भाई, सही है। फिर दूसरा देखते हैं। आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड इसे उदासीन करने में सहायक होता है। ये भी सही है भाई। ठीक है, ये भी सही है। आगे देखते हैं। चींटी के डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलयन की सहायता से उदासीन किया जा सकता है। बिल्कुल सही भाई, पहला दूसरा तीसरा तीनों के तीनों ऑप्शन सही है भाई। ठीक है, तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन नहीं दिया था भाई, फिर भी तीनों जो है नंबरिंग किए गए हैं, पहला दूसरा तीसरा, वो तीनों सही थे। अब ये देखिए नया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है भाई, बताइए। कागज़ को फाड़ना, रंग में परिवर्तन होना, ठीक है, रंग में परिवर्तन होना, या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना, या फिर कागज़ का जलना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन फर्स्ट ही, पहला ही ऑप्शन सही है। कागज़ का फाड़ना जो है एक भौतिक परिवर्तन है और बाकी तीनों रासायनिक परिवर्तन है भाई। ठीक है, तो चलिए भाई ऑप्शन भी लगा देते हैं। तो इसमें केवल पहला ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? सही कथन पहचानना है भाई। देखिए, सभी भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। नहीं भाई, अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय समझते हैं आप लोग। जिन पदार्थों का दोबारा प्रयोग किया जाता है, मतलब जो पदार्थ दोबारा प्रयोग में लाए जा सकते हैं, उन्हें उत्क्रमणीय पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ दोबारा प्रयोग में नहीं लाए जा सकते उन्हें अनुत्क्रमणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे अगरबत्ती बोल रहे हैं, हाँ भाई, अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती अगर एक बार जल जाए तो क्या उससे फिर से अगरबत्ती बनाया जा सकता है? नहीं ना, तो ये जो है अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, और उत्क्रमणीय किसे कहते हैं? जिन पदार्थों का दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, जैसे मोमबत्ती। ठीक है, मोमबत्ती एक बार जल जाता है तो उसका मोम पिघल कर नीचे गिरा हुआ होता है, उससे दोबारा से मोमबत्ती का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय क्या होते हैं। उत्क्रमणीय ऐसे पदार्थ जिनका प्रयोग हम लोग दोबारा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मोमबत्ती एक बार जल जाए, उसके बाद जो उसका मोम पिघल कर नीचे गिरा हुआ होता है, उससे फिर से मोमबत्ती बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगरबत्ती एक बार जल जाए उसके बाद उसका फिर से अगरबत्ती नहीं बनाया जा सकता, उसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे लकड़ी है, लकड़ी ही है, एक बार लकड़ी जल जाए उसके बाद उसे दोबारा लकड़ी के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता भाई। फिर ठीक है, लकड़ी को दोबारा
लकड़ी एक बार जल जाती है तो उसके बाद वह दोबारा लकड़ी नहीं बनती, जबकि मोमबत्ती जो है एक बार जल जाने के बाद मोमबत्ती दोबारा से बनाया जा सकता है। ठीक है, और देखिए आगे है, ध्वनि का उत्पन्न होना एवं किसी विकिरण का निर्मुक्त होना अथवा अवशोषित होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बिल्कुल सही भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं भाई ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, केवल ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन है, मौसम और जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए भाई विचार। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान पर मौसम कहलाती है। बिल्कुल सही है भाई, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं, किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्षों में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। ये भी सही है भाई। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई। यहाँ 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होते हैं। सही है भाई, 6 महीने के दिन होते हैं, 6 महीने के रात होते हैं। बिल्कुल सही है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं तथा सर्दियों में तापमान 37 डिग्री तक हो जाता है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ऑप्शन फर्स्ट, पहला दूसरा दोनों सही है। और आगे देखते हैं, यह ध्रुवीय भालू, पेंगुइन और रेंडियर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, रेंडियर आदि पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी सही है भाई। और चौथा है, अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही यहाँ से अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें सभी के चारों सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ गया भाई? एक मिनट भाई, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? इसमें तो डी ऑप्शन गायब है भाई, तो डी ऑप्शन आप लोग बना लीजिए। देखिए यहाँ पर पहला दूसरा, ये दूसरा है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ठीक है, सभी के सभी ऑप्शन इसमें सही हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। यहाँ पर मान लीजिए बी ऑप्शन, पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी ऑप्शन सही है भाई। इसमें ऑप्शन नंबर डी था, मतलब चारों ऑप्शन ये सभी सही हैं, लेकिन वो किसी कारणवश जो है कट गया है, इसलिए इस क्वेश्चन में सभी ऑप्शन, चारों के चारों ऑप्शन सही है भाई। ध्रुवीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें चारों ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इन क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। बिल्कुल सही है भाई। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। ये भी सही है भाई। और चौथा है लायन डेल्ट। ठीक,
लायन डेल्ट लंगूर यानी दाढ़ी वाला ऐप पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। ये भी सही है भाई, ठीक है। लायन डेल्ट लंगूर दाढ़ी वाला ऐप पश्चिम घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। ये भी सही है। तो आपका चारों के चारों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है गतिशील पवन, ठीक है। गतिशील वायु पवन कहलाती है। सही है भाई, गतिशील वायु पवन कहलाती है। पवन सदैव अधिक वायु वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। गतिशील वायु पवन कहलाती है, कथन है, ठीक है। और कारण है पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। हाँ सही है भाई। और देखिए वह 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से वायु के भूमध्य रेखा की ओर से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी की ओर गतिशील होती है। और तीसरा है 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 60 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश की ओर होता है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सिर्फ सही है भाई, ठीक है। केवल पहला ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है देखिए पवन प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? बताइए भाई, कौन से कथन सत्य हैं? शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है। जी सही है, बिल्कुल सही है। और ग्रीष्म काल में पवन समुद्र से स्थल की ओर बहती है। ये भी सही भाई, ठीक है। शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा जो होती है स्थल से समुद्र की ओर होती है। और ग्रीष्म काल में पवन समुद्र से स्थल की ओर बहती है, ठीक है। और आगे देखिए, समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है जिससे वर्षा होती है। बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों सही भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है तड़ित झंझावात, ठीक है। तड़ित झंझावात और चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए भाई करें हम लोग विचार। देखिए वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी की नीचे गिरती बूंदें और ऊपर उठती वायु परस्पर उच्च वेग से गति करते हैं जिससे तड़ित झंझावात का निर्माण होता है, ठीक है। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। तो इसका ऑप्शन भाई दोनों की दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए
चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है। नहीं भाई, गलत है। ठीक है। और दूसरा है, अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन और फिलीपींस तथा जापान में टाइफून कहते हैं। ठीक है। अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन, अमेरिका महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन कहते हैं और फिलीपींस तथा जापान में चक्रवात को टाइफून कहते हैं। सही है भाई। ठीक है, तो आपका केवल दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मिलान करना है भाई। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। कैसे मिलान किया जाएगा, चलिए करते हैं। देखिए, शीर्ष मृदा, ठीक है, शीर्ष मृदा अथवा एसन स्तर स्थित है। किसमें स्थित है भाई? यह परत मृदु, संरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाला होता है या करने वाली होती है। ठीक है। ए का पहले से मिलान हो जाएगा भाई। ठीक है, ए का पहले से मिलान। अब देखिए दूसरे का, मध्य परत या बी सन स्तर स्थिति, बी सन स्तर, ठीक है, बी सन स्तर यही है। इसका मिलान तीसरे से हो जाएगा भाई। इस परत में शीर्ष मृदा से ह्यूमस कम परंतु खनिज अधिक होते हैं। ठीक है, बी का तीसरे से मिलान। ओके, बी का तीसरे से मिलान। अब सी वाला देखिए भाई, तीसरी परत यानी सी सन स्तर। ठीक है, सी सन स्तर, इसका मिलान दूसरे से हो जाएगा। यह दरारों और विद्रोम युक्त, ठीक, विद्रोम युक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। ठीक है, कौन? सी सन तीसरी स्तर जो होती है वह शैलों के छोटे छोटे ढेलों से बनी होती है। और डी वाला ऑप्शन जो है आधार शैल। ठीक है, आधार शैल का यह कठोर होती है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। ठीक है, डी का चौथे से मिलान हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए भाई करते हैं। पादपों के उगने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट मृदा है। जी, बिल्कुल सही है। और दोमट मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण है। जी, ऑप्शन नंबर बी सेकंड भी सही है। और तीसरा देखिए, गाद कणों का आमाप यानी साइज बालू और चिकनी मिट्टी के कणों के आमाप के बीच का होता है। ठीक है, गाद जो होता है बालू और चिकनी मिट्टी के कणों के आमाप के बीच का साइज होता है। ठीक है, और ये तीसरा भी सही भाई। और चौथा क्या है? बालुई मिट्टी। ठीक है, बालुई मिट्टी गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त है। नहीं भाई, गेहूं, चना, धान उगाने के लिए बालुई मिट्टी उपयुक्त नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान में जमीन के ऊपर की वायु
कंपदीप्त होती दिखाई देती है। ऐसा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जी हाँ, आप लोग देखे होंगे कि दोपहर के समय जो है ज़मीन के ऊपर की वायु जो होती है झिलमिलाती हुई दिखाई देती है। आप लोग देखे होंगे, जिसे हम लोग कहते हैं दोपहरिया झलकत है। ठीक है, देहाती भाषा में कहते हैं दोपहरिया झलकत है। ठीक है, ऐसा लगता है कि पानी जो है झिलमिला रहा है। तो यह किसके कारण से होता है? तो यह होता है सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है? किससे ऐंठन होती है भाई? लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फटाफट से करते हैं भाई, क्वेश्चन ज़्यादा हैं। देखिए, क्वेश्चन है, अंतः श्वासित वायु, ठीक है, मतलब अंदर खींची गई वायु या फिर अंदर लिया गया वायु, और उच्च श्वासित वायु, ठीक, उच्छ्वासित मतलब बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? अंदर लिया गया वायु और बाहर छोड़ा गया वायु में ऑक्सीजन का मात्रा कितना है भाई? उसका पता करना है। समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं? कि मतलब जो सांस हम लोगों ने अंदर लिया और जो सांस हमने बाहर छोड़ा, उसमें ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, यही बताना भाई। बताइए कितनी है? जो हम लोग सांस अंदर लेते हैं उनमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है 21 होती है। ठीक है, 21% होती है। जब हम सांस द्वारा वायु को अंदर खींचते हैं तो हम 21% ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और जब हम वायु को बाहर निकालते हैं तो उसमें 16% ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है, विभिन्न जंतुओं में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। सही है भाई, होती है निर्मुक्त। ठीक है, और दूसरा है, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। ठीक है, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का प्रयोग करके ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है या विखंडित हो जाता है। ये भी सही है भाई। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। तीसरा पढ़ते हैं। देखिए, तीसरा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडन को वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता। नहीं भाई, गलत है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वायवीय श्वसन नहीं होता। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, केवल पहला और दूसरा सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहचानिए। केंचुए श्वसन कार्य त्वचा से करते हैं। जी, करते हैं, सही है। मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। बिल्कुल सही है भाई, दोनों सही हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई। पचा भोजन, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ,
उपयुक्त में से रक्त किसका परिसंचरण करता है? बताइए भाई, किसका परिसंचरण करता है? पचा हुआ भोजन का, हाँ भाई करता है। ऑक्सीजन का, हाँ भाई करता है। अपशिष्ट पदार्थ, इसका भी करता है भाई। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए भाई करते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक परिवहन करता है। बिल्कुल सही भाई। हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़कर या अपने साथ करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है। बिल्कुल सही है। और दूसरा है, हीमोग्लोबिन एक पीले रंग का वर्णक है। नहीं भाई, जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर लाल रंग प्रदान करता है। नहीं भाई, हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन सही नहीं है, मतलब दूसरा नंबर सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल पहला, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से कार्य करती हैं। कौन सा कार्य करती हैं भाई? श्वेत रक्त कणिकाएं रोगाणु का विनाश करती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रक्तवाहिनियाँ बोले भाई, रक्तवाहिकाएं, हृदय, वृक्क, उपयुक्त में से कौन से मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? वृक्क नहीं है भाई, और बाकी रक्तवाहिकाएं, हृदय ये तो हैं ही, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, डी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करता है? बताइए भाई, किस यंत्र का प्रयोग करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा भाई, स्टेथोस्कोप, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सब पर विचार ही करना भाई, करिए विचार। मछली, हाइड्रा, स्पंज, उपयुक्त में से किसमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता? बताइए भाई, किस में नहीं पाया जाता है? हाइड्रा में और स्पंज में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, बल्कि मछली में जो होता है, मछली में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रा और स्पंज, ठीक है। हाइड्रा और स्पंज, ऑप्शन नंबर सी, केवल दूसरा और तीसरा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, अपोहन, ठीक है। अपोहन या फिर डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने के स्थिति में प्रयोग में लाई जाती हैं? अपोहन या डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय यानी निष्क्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है? किसके निष्क्रिय हो जाने की? बताइए भाई, वृक्क, ठीक है। वृक्क के निष्क्रिय हो जाने के लिए जो है डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। जब वृक्क जो है निष्क्रिय हो जाता है तो इसके लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, कुछ जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से विचार करिए भाई। मछली कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है, ठीक है।
मछली जो होती है कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है। बिल्कुल सही भाई, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखें, सर्प अपने शरीर से अपशिष्ट के रूप में नाइट्रिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? बताइए भाई कौन से कथन सही है? ऑप्शन नंबर पहला ही सही है भाई, ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है, केवल फर्स्ट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है भाई, ठीक है, तो मिलान करिए। पौधों का भाग है, सूची फर्स्ट जो है पौधों का भाग है और दूसरा उनके कार्य हैं, ठीक है। रंध्र, रंध्र का कार्य क्या होता है भाई? वाष्पोत्सर्जन करना, ठीक है। रंध्र का कार्य वाष्पोत्सर्जन करना, तो पहले का तीसरा हो जाएगा। और जाइलम का कार्य क्या होता है भाई? जाइलम का कार्य होता है जल का परिवहन करना, ठीक है। और फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का परिवहन करना। और मूल रोम का कार्य होता है जल का अवशोषण, ठीक है। मिलान हो गया। रंध्र का कार्य होता है वाष्पोत्सर्जन करना, जाइलम का कार्य होता है जल का परिवहन करना, और फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का परिवहन करना, और मूल रोम का कार्य होता है जल का अवशोषण करना, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 32-14। कहाँ है भाई? 32-14, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल अविकर्षित यानी खींच कर होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। जी बिल्कुल पहुंचता है। पत्तियों से जल के वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है। ठीक भाई, दोनों सही है, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं, ठीक है। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं, सही है भाई। और दूसरा है, बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल आने में अधिक समय लगता है। नहीं भाई, कम समय लगता है, ठीक है। तो इसका पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, केवल फर्स्ट सही है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कथन ए, ठीक है। कथन ए है, कायिक प्रवर्धन में नए पादप जनक की प्रतिलिपि होती है, ठीक है भाई। कायिक प्रवर्धन में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में नए पादप जनक पादप की प्रतिलिपि होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? कायिक प्रवर्धन में नए पादप जनक पादप की प्रतिलिपि होती है। कायिक प्रवर्धन में नए पादप एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है। कारण है, कथन क्या है? कायिक प्रवर्धन में नए पादप जनक पादप की प्रतिलिपि होते हैं। कारण है, कायिक प्रवर्धन में नए पादप एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है भाई, दोनों सही है। कथन ए सही है और कारण आर उसका सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है,
विभिन्न सजीवों में, ठीक है, विभिन्न सजीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार ही करना है भाई हम लोगों को, करिए विचार। ईस्ट में मुकुलन के माध्यम से जनन होता है, बिल्कुल सही है। ईस्ट में मुकुलन के माध्यम से जनन होता है और शैवाल में जनन की प्रक्रिया खंडन के माध्यम से संपन्न होती है। शैवाल में जनन की प्रक्रिया खंडन के माध्यम से संपन्न होती है, ये भी सही है। और फर्न और मांस और फर्न में जनन बीजाणुओं द्वारा संपन्न होती है, ये भी सही है भाई, ठीक है। ईस्ट में जनन मुकुलन के माध्यम से संपन्न होता है, शैवाल में जनन खंडन के माध्यम से संपन्न होता है और मांस और फर्न में बीजाणुओं द्वारा जनन संपन्न होता है, ठीक है। तीनों के तीनों सही हैं। तो आपका ऑप्शन जो है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक लिंगी, ठीक है, एक लिंगी पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक लिंगी पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक लिंगी पुष्प में या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, सही है भाई, ठीक है। सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों में उगने वाले पुष्प एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, नहीं भाई, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण नहीं है, ठीक है, द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिर्फ सही हो जाएगा, केवल पहला सही है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, पादपों के परागण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादपों में परागण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए भाई विचार। परागण के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, जी सही है। और दूसरा है, जहाँ स्वपरागण के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, वहीं पर परागण में परागकणों का स्थानांतरण उसी प्रकार के किसी अन्य पादप, ठीक है, किसी अन्य पादप के वर्तिकाग्र पर होता है, ठीक है भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा भाई, कौन सा सही है? दोनों सही लग रहे हैं भाई, फिर से एक बार पढ़ते हैं। देखिए, परागण के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, ठीक है भाई। और जहाँ स्वपरागण के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, और वहीं पर परागण में परागकणों का स्थानांतरण उसी प्रकार के किसी अन्य पादप पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, जी बिल्कुल सही है, ठीक है। स्वपरागण में क्या होता है कि उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर बैठता है, जिससे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। ऑप्शन सेकेंड में स्वपरागण के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर कहा होता
तो ऑप्शन सेकंड भी सही होता। इस नाते ऑप्शन फर्स्ट सही है, सेकंड नहीं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल पहला सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है? ओडोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही भाई, ओडोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तप्त हो जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, तप्त हो जाता है। और दूसरा ऑप्शन है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ये भी सही भाई, दोनों के दोनों सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहला दूसरा दोनों सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए समतल दर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा बिंब के समान आकार का होता है। ठीक है, बिंब के समान आकार का होता है। ठीक है भाई, और दूसरा है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग यानी बायां भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के बाएं भाग की भांति दिखाई देता है। सही है भाई, दोनों सही हैं। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा बिंब के समान आकार का होता है। और दूसरा है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है और बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के बाएं भाग की भांति दिखाई देता है। दोनों के दोनों ऑप्शन सही है भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकित्सक द्वारा आँख, नाक, कान तथा गले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चिकित्सकों द्वारा आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, और वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहनों के पार्श्व दर्पणों यानी साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है। नहीं भाई, वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहनों के पार्श्व दर्पणों यानी साइड मिरर में इसका प्रयोग किया जाता है। नहीं भाई, ये तो गलत है। जो डॉक्टर आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग जो है अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण का प्रयोग चिकित्सक या डॉक्टर आँख, नाक, कान तथा गले का निरीक्षण करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसका प्रयोग जो है वाहनों के साइड मिरर के रूप में नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है भाई, केवल पहला सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए लेंसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेंसों के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए भाई। उत्तल लेंस सदैव वास्तविक, उल्टा तथा आकार में बिंब से बड़े प्रतिबिंब बनाता है। नहीं भाई, दूसरा है अवतल लेंस सदैव आभासी, सीधा तथा आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जी बिल्कुल सही है। तो
उपयुक्त कथन में कौन सा सही है? तो केवल और केवल दूसरा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला सही क्रम है? ठीक है, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है भाई, घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, घास को कीट खाएंगे, कीट को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएंगे, सांप को गरुड़ खाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। ओके, तो दोस्तों ये तो थे एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एक भाग में नहीं शामिल हुए, तो ये भाग फर्स्ट है, भाग सेकंड जल्द ही आने वाला है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग अभी तक आपके अपने YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। और आपको बता दें, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस पर सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भर के पड़े हुए हैं भाई। 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं, सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है।